स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस के ऊपर। हमने ये देख लिया है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से किस तरह से हम सारा डाटा कलेक्ट करते हैं और किस तरह से जो उसकी जानकारी है सैंपल की उसको जुटाते हैं। सारे के सारे स्पेक्ट्रा को हमने देख लिया था। तो अब यानी कि हम किस फील्ड के अंदर जो है हमारी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं, हम इसके एप्लीकेशंस की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन होती है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग से जब हमारा प्रयास रहा है किसी भी मॉलिक्यूल को जानने का, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से क्या कर पाते हैं, उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना चाहते हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना चाहते हैं। तो अब सारी की सारी डिटेल्स हमारे पास हैं, हर एक जो सब्सटेंस है उसका डाटा हमारे पास गिवन है, उसकी कुछ वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास हैं। तो हम देख पाएंगे कि जब हम स्पेक्ट्रा लेंगे किसी सैंपल का और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर वो अगर हमें सैंपल मिलता है तो वहां से हम कह पाते हैं कि दिया गया सैंपल ये है। अगर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली डाटा के साथ मैच हो जाती है स्पेक्ट्रम के साथ, तो वहां से हम सैंपल के बारे में बता पाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास आता है फिंगरप्रिंट। आईआर में भी आपने देखा था एक फिंगरप्रिंट रीजन होता है कि हर एक जो सब्सटेंस होता है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करता है। उसी प्रकार से यहां भी हम देख सकते हैं कि जो पीएमआर स्पेक्ट्रम होता है किसी भी सैंपल का, वो एग्जैक्टली सेम होता है अगर हम उसकी सारी की सारी बातों को जान पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि वैल्यू हम देखेंगे डेल्टा हमारे पास, मान लीजिए कोई एब्जॉर्प्शन पीक 1.3 के ऊपर आ गई, तो हम यहां से बता सकते हैं हमारा कोई प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। कोई अगर मान लीजिए डेल्टा आपकी 7.27 के ऊपर आ जाती है, तो हम यहां से बता पाएंगे कि कोई हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम का हाइड्रोजन है। तो इस तरह से उसकी जानकारी हम जुटा पाएंगे, उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। उसके बाद चलते हैं, हम बात करते हैं हमारा दूसरा मोलिकुलर स्ट्रक्चर की। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसे जान पाते हैं, देखिए जब हम स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो हमारे पास जितने भी टाइप के सिग्नल होते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं। और जो उसकी वैल्यू होती है, हमारी सिग्नल की जो उसकी पोजीशन होती है, वो हमें बताती है कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उनका इक्विवेलेंट, नॉन इक्विवेलेंट, उनका नेचर कैसा है, उसके पड़ोस में जो हाइड्रोजन है उसका कैसा नेचर है। क्योंकि हमने जाना स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग के बारे में, जो स्प्लिटिंग होती है वो नेबरिंग प्रोटॉन की वजह से होती है। तो यहां से हम ये बता पाएंगे कि उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि अगर हमें एक स्प्लिटिंग का पता चल गया, मान लीजिए एक सिग्नल था, वो स्प्लिट होकर के 3 के अंदर स्प्लिट हो गया। तो 3 में स्प्लिट कब होता है, जब इसके नेबर में कितने प्रोटॉन होंगे, अगर इसके नेबर में 2 प्रोटॉन हैं। तो यहां से जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। अब उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मान लीजिए अभी 3 में स्प्लिट हो गया और इसकी वैल्यू कोई हमारे पास आ गई, मान लीजिए ये 1.9 के आसपास आई, तो हम यहां से बता पाएंगे कि कोई टर्सरी सिस्टम हमारे पास है और वो क्या होगा, उसके पास 2 हाइड्रोजन की वजह से या 2 प्रोटॉन की वजह से स्प्लिटिंग हुई है। तो सारा का सारा खेल हम इस प्रकार से देख सकते हैं। हम इसके अंदर क्या करा सकते हैं, हम इसके अंदर लेबलिंग भी करा सकते हैं। साथ ही हम एक और इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास यहां से आती है जिसे हम बोलते हैं डीकपलिंग। कई बार क्या होता है कि स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की वजह से जो हमें डाटा मिलता है, जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है, वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम वहां क्या करते हैं, हम उस कपलिंग को होने से रोक देंगे। जब हम, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्प्लिटिंग किस वजह से होती है, जब पड़ोस वाला हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन के साथ जिसका डाटा हम देख रहे हैं उसके साथ कपल करने लग जाता है और कपल करके फिर स्प्लिट हो जाता है। तो अगर हम उस स्प्लिटिंग को रोक दें, यानी कि हम डीकपलिंग करा दें, तो हमें जो हम मल्टीप्लेट मिल रहे थे वो डबलेट में टूट जाएंगे या सिंगलेट उसके मिलने लग जाएंगे। तो काफी सरल सा जो डाटा है वो हमें मिलने लग जाएगा और उस डाटा से हम आसानी से बता पाएंगे कि किस प्रकार का हमारा जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर है। यहां से आप देख भी सकते हैं, मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन को अंडरलाइन भी कर देता हूं कि हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो ड्यूटेरियम की लेबलिंग कर सकते हैं और साथ के साथ डबल रेजोनेंस की टेक्निक। डबल रेजोनेंस की टेक्निक यूज करी जाती है हमारी डीकपलिंग के लिए, जिसकी वजह से हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को होने से रोक सकते हैं और फिर हम क्या कर पाएंगे, हम उस स्पेक्ट्रा को, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा को सिंपल स्पेक्ट्रा में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आगे उसकी जानकारी ले लेंगे। आपको साथ ही साथ बताता है कि जो पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बिकमिंग मोर पॉपुलर एज ए वर्सेटाइल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर। क्योंकि एक तो क्या होता है, कम मात्रा में हमें मॉलिक्यूल जो है वो यूज करना पड़ता है, या जो सैंपल हमें दिया गया है उसकी छोटी सी अमाउंट से ही हम ये सारी चीजें डिटरमाइन कर पाते हैं। और दूसरा दोस्तों,
अब जो स्पेक्ट्रा के अंदर हम मॉलिक्यूल रखते हैं, जो उस जिसे हम ट्रीट करते हैं, जिसके ऊपर सारा का सारा ऑपरेशन कराया जाता है, वो कोई हार्म भी नहीं होता और लगभग 10 से 5 सेकंड के अंदर जो है हमें सारा का सारा जो डाटा है उसका जो स्पेक्ट्रा है वो देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं तो हमारे पास आता है एक अगला पॉइंट जिसे हम जानते हैं द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट्स। देखिए, आप रिएक्शन पढ़ते हैं, आप इनऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ते हैं, आप ऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ते हैं। कुछ जो है जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर कुछ ऐसी रिएक्शंस भी होते हैं जो हम फिजिकल के अंदर भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बात तो ये सत्य है कि अगर आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ से आपको ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। आपको रिएक्शन के दौरान आपको इंटरमीडिएट भी मिल सकता है। ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से प्रोसीड कर रही है। कुछ ऐसी होती हैं जो इंटरमीडिएट को बेस बना करके चलती हैं, कुछ प्रोडक्ट के हिसाब से चलती हैं, कुछ रिएक्टेंट के हिसाब से चलती हैं। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है कि जो रिएक्शन आप करा रहे हैं उस रिएक्शन के अंदर जो है आपको क्या मिले, आपको केवल एक ही प्रकार का प्रोडक्ट मिले। तो आप वहां से 2-3 प्रकार के प्रोडक्ट पा जाते हैं। तो आपके सामने लिखा भी हुआ है कि 2 and more टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, और उनको हम क्या कर सकते हैं, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से डिटेक्ट करते हैं। एक एग्जांपल की सहायता से देखिएगा। मान लीजिए आपने ये कंपाउंड है आपके पास 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मैंने बनाया है, इसके ऊपर आप HCl का एडिशन कराते हैं तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलता है, आपको 2 प्रोडक्ट मिलती हैं कि या तो हमारा जो क्लोरीन है वो उसी पोजीशन के ऊपर आकर के अटैच हो जाए जहां पर मेरा मिथाइल ग्रुप अटैच है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप है और जो हमारा क्लोरीन है, दोनों जो ग्रुप हैं वो एक दूसरे के ऑर्थो आ जाएं और यहां पर अटैच हो जाएं। इस प्रकार की 2 पॉसिबिलिटी हमें मिलती हैं। तो अब हम कैसे बता पाएंगे कि हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये सारी बातें हम देखेंगे हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक हिसाब से। अगर आपको पिछली क्लास का कुछ याद है तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर विसिनल में कोई प्रोटॉन होगा तो किस प्रकार वैल्यू आएगी, जेमिनल कोई प्रोटॉन होगा तो कैसी वैल्यू आएगी, और साथ ही साथ आपको एक और बात बताई थी 1J 2J 3J 4J कपलिंग की बात भी बताई थी। तो हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पर, देखिए अब हमें जो एक बार तो हमने क्या करा, हमने जो प्रोडक्ट था, जो रिएक्टेंट था उसका डाटा हमने लिया, उसका स्पेक्ट्रा ले लिया। थोड़ी देर बाद जो प्रोडक्ट मिला अब हम उसके स्पेक्ट्रा को देखते हैं। तो अब स्पेक्ट्रा के अंदर हमें क्या मिलता है, देखिएगा दोस्तों, ये आपको बताता है कि प्रोडक्ट में हमें मिलता है एक सिंगलेट कितनी वैल्यू के ऊपर, 1.5 डेल्टा के ऊपर। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा आप जानते हैं केमिकल शिफ्ट को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें बताता है कि किस प्रकार का मॉलिक्यूल हमें मिलता है। तो 1.5 डेल्टा के ऊपर वैल्यू जो आती है वो आई हमारी मिथाइल प्रोटॉन की वजह से। मिथाइल प्रोटॉन ने क्या कंफर्म कर दिया कि हमारे पास जो कंपाउंड है वो फर्स्ट वाला, ये जो कंपाउंड है इसका नाम मैं लिख देता हूं, ये है हमारे पास 1 क्लोरो, एक ही पोजीशन पर क्लोरो है और एक ही पोजीशन पर मीथेन है, 1 क्लोरो 1 मीथेन साइक्लोहेक्सेन। तो अब जो ये वैल्यू मिलती है ना इसकी वजह से ये हमें वैल्यू मिलती है कितनी, डेल्टा 1.5 के ऊपर। तो यहां से अगर ये वैल्यू मिलती है तो हम ये बता पाते हैं कि हमारा जो पहला कंपाउंड है वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। और साथ के साथ क्या होता है कि द प्रोडक्ट एग्जिबिट डबलेट एट 7 से 8 की जो हर्ट्ज है। देखिए ये कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है ना, ये मैंने कल वाली क्लास में आपको बताई थी कि कैसे हम कपलिंग कांस्टेंट की मदद से डिटेक्ट कर पाते हैं अलग अलग कंपाउंड के अंदर। देखिए कुछ ऐसे सिनेरियो थे, एक ही कार्बन के दो हाइड्रोजन थे, अलग अलग कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन थे, यानी कि जेमिनल और विसिनल के जो केसेस थे वो मैंने आपको बताए थे। तो उनके लिए मैंने एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बताई थी कपलिंग कांस्टेंट की। तो यहां से हमें साथ ही साथ क्या मिलता है, एक डबलेट मिलता है हमारा, किसकी वजह से, 7 से 8 हर्ट्ज कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर एक डबलेट मिलता है जो किसके लिए होता है, 3 मिथाइल प्रोटॉन के लिए होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 1.0 के ऊपर होती है। तो हम यहां से डाटा को देख करके ये अगर हमें डाटा मिलता है तो बता पाएंगे कि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो हमारा फेवरेबल प्रोडक्ट है। तो यानी कि हम प्रोग्रेस भी बता सकते हैं किसी रिएक्शन की। थोड़ा सा और आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा। आगे हमारे पास क्या है कि हम किस प्रकार से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सिस आइसोमर्स और ट्रांस आइसोमर्स। तो देखिए 2 एग्जांपल मैंने आपके सामने बनाए हैं। सिस में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन हैं, ये कौन से हाइड्रोजन है, विसिनल हाइड्रोजन, आपके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन। अब दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन हैं, अब हम
स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से इसको कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे कि हमारा एल्कीन जो है वो सिस है या ट्रांस है, इसको जानने के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो होती है हमारी हमारी क्या होती है, कपलिंग कांस्टेंट। देखिएगा, जब मैं बात करता हूं हमारे सिस के केस में, तो टोटल जो कपलिंग कांस्टेंट आती है ना वो 2 से 14 के बीच में आती है। जो ओवरऑल जो होती है हमारी जे, किसके लिए, ये 2 से 14 के बीच में आती है, 2 से 14 हर्ट्ज। लेकिन यहां से क्या होता है, अगर हमें वैल्यू देखने को मिलती है 6 से 14 हर्ट्ज की, 6 से 14 हर्ट्ज की हमें देखने को मिलती है, तो हमारा जो केस होता है वो आता है कौन सा, ये सिस वाला। लेकिन अगर यही हमें जो ट्रांस वैल्यू देखने को मिले, कितने पे आएगी, जो डेल्टा वैल्यू है वो हमारी आती है, जे जो वैल्यू मैं बोलता हूं कपलिंग कांस्टेंट की, 11 से 18 हर्ट्ज के ऊपर अगर आपको आती है, तो आप यहां से बता पाएंगे कि जो हमारा आइसोमर है वो ट्रांस आइसोमर है। ये भी बात जो है ना पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था, जो आपको जब मैंने बताया था कपलिंग कांस्टेंट की बातें बताई थी, उसका मैग्नीट्यूड बताया था, उसकी हर कंपाउंड के लिए, एरोमेटिक के लिए, विसिनल के लिए, एलाइलिक के लिए, सारे की सारी जो चीजें थी वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो इस चीज को हम अलग अलग आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला पॉइंट जो आता है वो हमारे पास आता है इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास 2 प्रकार की हो सकती है, हमारे पास इंटरन्यूक्लियर भी हो सकती है, हमारे पास इंट्रान्यूक्लियर भी हो सकती है। इंटरन्यूक्लियर से मेरा मतलब है कि आपके पास एक कोई डब्बा है, डब्बे के अंदर आपके जो है मॉलिक्यूल हैं। अब अगर 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम उसे बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर वही बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में हो रही है तो हम उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या, फिर से बताता हूं, अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो हम उसे बोलते हैं हमारा इंटरमोलिकुलर। और अगर एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो हम उसे बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। अब डिफरेंस आता है दोनों के बीच में कि जो हमारी इंटरमोलिकुलर है वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होती है और इंट्रा जो मोलिकुलर है वो कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होती है। वो कैसे, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखिए, अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड को जाना हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर क्या है कि वो नॉर्मल कंडीशन पर जो सॉलिड फॉर्म के अंदर वो एग्जिस्ट करता है, तो वहां जो उसकी फॉर्म होती है वो डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि वो मोनोमर की फॉर्म में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एल्कोहल की, मैं बात कर लेता हूं, तो एल्कोहल में क्या हो सकता है, एल्कोहल के अंदर अगर ROH सिंपल हमारे पास ग्रुप है तो उनके बीच में हमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अब आपको एक ऐसा केस बताता हूं जिसके केस में इंट्रामोलिकुलर भी होती है। तो देखिएगा, अब यहां से एक बात आपको और सामने क्या आई है, आपको क्या बताया गया है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर फ्रॉम हाइड्रोजन एटम टू नेबरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए, 2 केस आपके पास होते हैं, मैं 2 केसेस की बात करता हूं, एक मैं अल्कोहल लेता हूं। अब क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं हमारी किस चीज की, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो ये किसके ऊपर चलती है, ये प्रोटॉन के ऊपर चलती है। और अब आपके पास क्या है, OH जो है, OH हमारा अल्कोहल के अंदर होगा, NH हमारा अमीन के अंदर होगा। तो अब जो ऑक्सीजन है ना वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो एक तो क्या करता है, वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारा जो हाइड्रोजन है वो डीसील्ड हो जाता है। और जब हाइड्रोजन डीसील्ड हो जाएगा तो वो एक हाई डेल्टा वैल्यू के ऊपर एब्जॉर्ब करेगा। तो ऑक्सीजन के केस में लगभग 5.89 के आसपास जो है हमें उसके एब्जॉर्प्शन पीक देखने को मिलती है। अब वहीं पर अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा थोड़ी सी कम है, इसीलिए उसको कम डीसील्ड करता है। लेकिन अब इनके बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक रोल अदा करती है हमारे NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। देखिए, उसके बारे में आपको बताता हूं। एक और बात आप यहां से देख सकते हैं, लास्ट लाइन में आपको लिखा हुआ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूं। आपको बताता है कि द अमाउंट ऑफ डीसील्डेड बीइंग प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हमारा जो कंपाउंड डीसील्ड होएगा उसकी जो अमाउंट होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल होगी। देखिएगा, अब आपके सामने मैंने 3 एग्जांपल बनाए हैं। यहां देखिए, ये मैंने सिंपल क्या लिया है, इतने की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, यहां तक का जो मेरा कंपाउंड है ये एक सिंपल अल्कोहल आप देख सकते हैं। इसके साथ क्या है, आप जो दूसरा आप एक ये देख रहे हैं, अब इनके बीच में ये हो रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है, इसको हम बोल सकते हैं हमारी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसी, इंटरमोलिकुलर, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के बीच में हो रही है।
लेकिन अगर मैं बात करता हूं बीटा डाइकेटोन की, यहां पर अगर ये इनोल फॉर्म के एग्जिस्ट करता है तो यहां पर जो ये OH है इसका हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है ये है हमारी इंट्रामोलिक्यूलर। कैसी? इंट्रामोलिक्यूलर। साथ में यहां आप केस देख सकते हैं हमारा, यहां भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो भी हमारी इंट्रामोलिक्यूलर हो रही है। अब केस आपके पास क्या बनता है? आपके पास मान लीजिए दो अलग अलग डब्बे हैं, एक डब्बे के अंदर आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं इस प्रकार के जिनके बीच में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरे डब्बे में ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब आप क्या करेंगे? आप अगर उसके अंदर जो है अब सॉल्यूशन को मतलब क्या करते हैं, बाहर से कोई और सॉल्वेंट डालने लगते हैं या सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने लगते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम जो सॉल्यूशन डालेंगे वो हमारा नॉन पोलर होगा, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसी कार्बन टेट्राक्लोराइड की या किसी और ऐसे सैंपल की जिसका ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन है उसके आसपास कोई पीक ना आती हो। तो कोई भी एक सैंपल हम ले लेंगे, हम डाइल्यूट करेंगे, तो जब सॉल्यूशन ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा तो ये वाली जो बॉन्डिंग है वो घटने लगेगी, यानी कि बॉन्ड टूटने लगेगा और ये बॉन्ड अलग अलग दूर दूर हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे तो यहां पर क्योंकि इसके कंपाउंड के अंदर ही ये बॉन्डिंग हो रही है तो यहां से हमें कोई भी ऐसा सिनेरियो देखने को नहीं मिलेगा कि इनका बॉन्ड टूट जाए। तो इसीलिए अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, ये कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है, तो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होने के कारण यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाने के कारण यहाँ की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वैल्यू है वो गिर जाती है। लेकिन इस केस में ये क्या है, ये हमारा कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट, इसका कंसंट्रेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट। ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और बात मैंने आपको बताई थी, क्या होता है अब इसके अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, अब अगर डाइल्यूट कर देंगे तो हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अब जो ये सील्डिंग डीसील्डिंग हुई थी उसके अंदर भी इफेक्ट मिलेगा। उसको आपको थोड़ा सा बताता हूं कि देखिए किस प्रकार से क्या क्या कहानी बनती है। तो आप क्या देख पाएंगे कि जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है ना, हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसके अंदर यानी कि कोई डाइल्यूशन नहीं करा है, तो जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो 4.5 डेल्टा के ऊपर जो है वो हमारा एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। उसके बाद जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो वैल्यू है ना वो शिफ्ट हो जाती है, वो कितनी हायर फील्ड में, यानी कि 0.5 से 1.5 जो डेल्टा है उतनी शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद क्या बताता है कि अगर हम केस देखें, इस केस में यहां पर कैसी बॉन्डिंग हो रही है, यहां पर हो रही है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि यहां पर अगर हम डाइल्यूट कर देंगे अब इसको, तो डाइल्यूट करने से ये वाली बॉन्डिंग टूट जाएगी। अब जो वैल्यू यहां पर हमें 4.5 के आसपास मिल रही थी उस वैल्यू के अंदर 0.5 से 1 डेल्टा का चेंज आएगा। लेकिन अगर यहीं पर आओगे, यहां की बात करते हैं, मान लीजिए मैं इस केस की बात कर रहा हूं, इंट्रामोलिकुलर की बात कर रहा हूं, तो यहां पर अगर मैं क्या करूंगा, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए अगर मैं कोई और सॉल्यूशन डालूंगा या इसको मैं डाइल्यूट कराने की कोशिश करूंगा तो यहां से कोई ऐसा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जांपल बनाया है, ये मैंने क्या सैलिसाइलेट आपके पास बनाया है, तो सैलिसाइलेट का जो केस है ना वैसे सिंपल, तो यहां से क्या होता है, एक तो जो C डबल बॉन्ड O है यहां पर इसका क्या देखने को मिलेगा, यहां पर जो एनाइसोट्रॉपी का इफेक्ट इसके अंदर आएगा। दूसरा क्या है, इसके अंदर जो है हमारा क्या मिल रहा है, हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी यहां से देखने को मिल रही है। बीटा डाइकीटोन की बात कर ली, इस केस में देख लेते हैं, यहां से जो इनोल फॉर्म है ना इसकी वैल्यू कितनी आती है, मेरे पास मैं लिख ही देता हूं, यहां से जो डेल्टा वैल्यू आती है ना वो लगभग 10 से 16 के ऊपर इसकी वैल्यू आती है। और जो OH की वैल्यू आती है यहां पर क्या है, अब कंसंट्रेशन का डिपेंडेंट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए इस वैल्यू के अंदर जो OH की वैल्यू है यहां पर हाइड्रोजन जो प्रोटॉन के कारण जो वैल्यू आती है उसके ऊपर हमें ज्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। और यहाँ कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करेंगे जब हम, तो यहां पर हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये दो एग्जांपल, ये मैंने बीटा डाइकीटोन और ये हमने सैलिसाइलेट आपके सामने बनाया है, मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि कैसे कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है और कैसे नहीं पड़ता है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आगे पॉइंट देखते हैं क्या आता है। देखिए अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि हम किस तरह से हमारी जो टोटोमर्स की जो अमाउंट है ना उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम टोटोमर को डिटेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या होगा
कीटो और इनोल टोटोमेरिज्म की हम बात करेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि हमारा जो कंपाउंड है वो एक बार कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और उसकी अमाउंट को हम कैसे निकाल पाते हैं। तो देखिए आप स्पेक्ट्रा के हिसाब से देखने की कोशिश कीजिए। मैंने एसिटाइल एसीटोन का आपके सामने एक स्पेक्ट्रा बनाया है, यानी कि ये मेरा कैसा हो सकता है, ये मैंने बनाया है बीटा डाई कीटोन का। मैं लिख देता हूं बीटा डाई कीटोन है हमारा, जिसका मैंने स्पेक्ट्रा बनाया है। तो यहां से देखिए आपको ये 3 पीक देखने को मिलती हैं। ये जो पीक आपने देखने को मिलती है, जब मैं इसकी इंटेंसिटी की बात करता हूं, इसकी इंटेंसिटी मेरे पास आती है 20। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी बताती है इसकी हाइट को। इंटेंसिटी कितनी है, ये आती है लगभग 20 के हिसाब से। जो दूसरी पीक देखिए इसकी वैल्यू कितनी है, लगभग 2.1 के आसपास इसकी वैल्यू है, ठीक है। इसकी जो अगले वाली की हमारे पास आती है, इसकी इंटेंसिटी में देखता हूं, ये मेरे पास 1.33 आती है, इसकी इंटेंसिटी लगभग 2.66 आती है। तो अब बात ये कर रहे हैं कि हम एनएमआर को कैसे यूज करते हैं इनकी अमाउंट डिटेक्ट करने में। तो क्योंकि हमारे पास ये स्पेक्ट्रा एनएमआर का स्पेक्ट्रा, यहाँ पर डेल्टा स्केल मैंने लिया हुआ है, मैंने ये जो पीक देखी है मैंने बात कर ली कि कैसे कैसे इनकी इंटेंसिटी आई। तो अब इस टोटोमेरिक मिक्सचर को इस इंटेंसिटी के हिसाब से मैं कैसे निकालने की कोशिश करूंगा उसको बताऊंगा, और उसके पहले मैं आपको बताता हूं इन पीक्स की जानकारी देता हूं। देखिएगा मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल बनाए हैं। आप यहां से क्या देख सकते हैं, आपको 2 तो कीटोनिक ग्रुप दिख रहे होंगे। यहां पर एक तो ये ग्रुप दिख रहा है, एक ये ग्रुप दिख रहा है। यहां पर ये कौन सी है, आपकी कीटो फॉर्म आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैंने साइक्लाइजेशन करके, इसकी थोड़ी सी साइक्लाइजेशन किस वजह से हुई, यहां इसके अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने देखने को मिली, और इसकी वजह से यहां आपने क्या देखा, ये एग्जिस्ट करा है यहाँ की इनोल फॉर्म के अंदर। मैं यहां लिख देता हूं, ये है मेरी इनोल फॉर्म। तो यहां से जो मैंने अभी आपको स्पेक्ट्रा दिखाया था, वो स्पेक्ट्रा कैसा था पहले तो उसके बारे में बता देता हूं। देखिए यहां से जब आप इस CH3 ग्रुप का और इस CH3 ग्रुप का नेचर देखते हैं, तो इनके केमिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देखिएगा यहां से इसका और इसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो सेम आता है, क्योंकि यहां से जब आगे चले CO CH2 CO CH3, सेम यहां से जब आगे चलता हूं तो CO CH2 CO CH3, यानी कि 6 जो है ना प्रोटॉन, 6 हाइड्रोजन जो हैं वो हमें मिलते हैं, इक्विवेलेंट हैं, वो इक्विवेलेंट हैं। और इनका स्पेक्ट्रा जो आपने देखा था, जो वैल्यू जिसकी इंटेंसिटी मैंने 20 बताई थी, इंटेंसिटी कितनी थी, 20 इंटेंसिटी। ये देखिए दोबारा से इसकी पीक आपको दिखा देता हूं। यहां से देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके सामने, ये जो है ये 6 हाइड्रोजन की वजह से मुझे पीक मिली है। ये जो लंबी सी पीक आप देख रहे हैं ये आपको दिखती है 6 हाइड्रोजन की वजह से। अब बचे जो 2 हाइड्रोजन और बचे थे, मेरे पास कैसा स्ट्रक्चर था, यहां मैं लिख देता हूं एक बार। मैं बात कर रहा हूं किसकी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए इन 6 की वजह से तो आपको मिल गई ये पीक। अब जो ये 2 हाइड्रोजन बचे हैं, जब इनके केस की बात करते हैं, तो यहां पर ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 2.66, ये इन 2 हाइड्रोजन की वजह से हमें पीक मिली है लगभग 5.5 के ऊपर, 2.66 जिसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, इतनी बात शायद आपको समझ आई होगी। देखिएगा यहां पर अब ये जो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन की वजह से आपको क्या मिला, 2 इक्विवेलेंट सेट मिला, जिसकी इंटेंसिटी मिली 1.33 पर इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन आपने एक और बात गौर करी, अब आपको जो यहां पीक मिली दोस्तों, इंटेंसिटी आई आपकी 1.33 पर। यहां से देखिए आपको एक और एक्स्ट्रा पीक मिली, सॉरी 2.66 थी ना, 2.66 पर। आप एक और देखिए, जब इस केस की बात करते हैं तो यहां से देखिए ये CH3 ये CH3, ये दोनों का एनवायरनमेंट सेम है, क्योंकि आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। डेल्टा वैल्यू है इसकी भी 1.97 होगी, इसकी भी 1.97 होगी। लेकिन अब इस बात करें इस CH की, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा केस था दोस्तों, ये पीक हमें यहां पर मिली। देखिए ये जो पीक आपके सामने आई है, ये पीक जो है ना, ये इस CH की वजह से आई है। कौन सी फॉर्म में, इनोल फॉर्म में। लेकिन यहीं पर एक और जो इंपॉर्टेंट बात आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन की जो 14.52 के ऊपर ये आपको है, ये स्पेक्ट्रा के अंदर नहीं दिखती है, नॉट विजिबल, स्पेक्ट्रा में आपको नहीं दिखाई गई है। अब सवाल तो ये उठता है ना कि हम यहां से इसकी जो अमाउंट है उसको कैसे निकालेंगे, उसकी बात करते हैं। तो अमाउंट को निकालने का तरीका क्या है, आप इसकी इंटेंसिटी पहले नोट कर लेंगे। आपने इंटेंसिटी नोट कर ली तो हम परसेंटेज निकालते हैं किसकी, परसेंटेज ऑफ कीटो फॉर्म निकालते हैं। तो कीटो फॉर्म की बात करते हैं तो देखिएगा हम कैसे निकालेंगे यहां से। तो हम यहां से निकालते हैं, हमारे पास देखिए कितने हाइड्रोजन हैं इसके टोटल, तो 6 तो इसके हो गए,
6 और डिवाइड में CH2 के कितने 2 मल्टीप्लाई बाय किसने से 6 की कितनी है लगभग हमारे पास है 20, यहां से डिवाइड कर लेते हैं हम कितनी 2.66 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यहां से फिर वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो लगभग 20 के अप्रोक्स जो है वो वैल्यू आती है। देखिएगा कैसे हमने निकाला है, यहां पीछे चलेंगे, एक बार आप स्पेक्ट्रा के माध्यम से देखिएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको जो है ना स्पेक्ट्रा के ऊपर 3 पीक यहां पर देखने को मिल रही है। 3 पीक जो आपने देखी हैं दोस्तों, वो 3 पीक कैसे देखी हैं, एक तो आपको ये मिली 2 हाइड्रोजन की वजह से, एक आपको एक CH की वजह से इनोल फॉर्म में मिली, और एक आपको 6 हाइड्रोजन की वजह से 20 के ऊपर मिली। तो यहां से 20 के ऊपर जो आपको ये पीक मिली है, इन तीनों का हम यूज करते हैं। हम देखेंगे कि 6 तो यहां पर हमारे पास ये हाइड्रोजन हो गए हैं, 6 हाइड्रोजन ये हो गए, बचे हुए 2 हाइड्रोजन हमने यहां से निकाले। तो अब जो हम कैलकुलेट करते हैं, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये 2.66 तो मैंने दूसरे का लिख दिया, यहां पर हम बात कर रहे हैं इसकी कीटो फॉर्म की। तो हम कैसे निकालते हैं 1.33/20, क्योंकि ओवरऑल तो 20 है ना सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, तो इससे मल्ट करेंगे और 100 में यहाँ 100 कर लेंगे। अब ये वैल्यू 20 के आसपास आती है। तो कैसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन अब हम ये देख पाए कि अगर टोटल जो कीटो फॉर्म है तो इनोल फॉर्म कितनी आएगी, इनोल फॉर्म हमारे पास आती है 100 - 20 दैट इज इक्वल टू 80% हमारे पास इनोल फॉर्म आती है। इस तरह से जो है हम इनकी रिलेटिव अमाउंट की जो जानकारी है वो निकाल पाते हैं। अब आइए चलते हैं थोड़ा सा आगे और आगे की कहानी के बारे में जानते हैं कि आगे की जो कहानी है हमारे पास वो किस प्रकार है। देखिएगा आगे जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है प्रोटॉन की एक्सचेंज प्रोसेस। प्रोटॉन की एक्सचेंज प्रोसेस क्या होती है, इसकी जानकारी NMR स्पेक्ट्रोमीटर से कैसे निकालते हैं। जो NH और OH हो ना, हमारे 2 ग्रुप हमने लिए हैं, एक NH और एक OH। इनके बीच में क्या हो जाता है जब हम इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं, तो देखिए वास्तव में आपके सामने जो मैंने स्पेक्ट्रा लिखा है ना, ये CH3 CH2OH, इस कंपाउंड का जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रा है वो दिखाने की कोशिश करी है कि देखिए जब आप CH3 का देखेंगे सिग्नल, तो CH3 का जो सिग्नल आएगा वो इसके नेबरिंग की वजह से आएगा, यानी कि 2 है तो यहां ट्रिपलेट मिलेगा, और ये प्राइमरी है तो आपको लगभग 1.32 के आसपास इसकी वैल्यू देखने को मिल जाएगी। जब इस CH2 की बात करेंगे तो यहां से आपको इन 3 की वजह से यहां क्वार्टेट दिखेगा, और ये क्वार्टेट आपको लगभग 3.5 के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पड़ोस में जो है आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ गया। अब जो ऑक्सीजन की बात करेंगे, यहां से जो वैल्यू आती है मेरे पास, ये आपको ये यहां से इस 2 की वजह से ट्रिपलेट मिल जाएगा। देखिएगा तो यहां से ये तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है इसका प्योर स्पेक्ट्रा। लेकिन जब हम इथेनॉल की बात करते हैं या अल्कोहल की या मिथेनॉल की किसी भी बात करते हैं, तो यहां पर क्या होता है, कुछ अमाउंट में हमारे पास इंप्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं। वो इंप्यूरिटी एसिड भी हो सकती हैं, वो इंप्यूरिटी बेसिक भी हो सकती हैं, और वो क्या करती हैं, जब हम पर्टिकुलर इनका एक्सचेंज देखते हैं तो एक्सचेंज में वो कुछ ना कुछ अवरुद्ध ऐसे बनाती हैं कि जो ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो इस एक्सचेंज को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। और प्रॉपर केस में जब तक हम उन इंप्योरिटी को नहीं निकाल देते तो हमें प्रॉपर स्पेक्ट्रा नहीं मिल पाता, इन पीक्स के अंदर हमें कुछ गड़बड़ देखने को मिलती है। तो आइए देखिए कैसे सारी बातें आपके सामने डिस्कस करते हैं। आपको क्या बताया गया है कि जैसे हम क्विक एक्सचेंज देखते हैं OH का, अल्कोहल के केस में OH का एक्सचेंज और अमीन के केस में NH का, तो इसकी जानकारी लेते हैं। देखिएगा आपको क्या बताया गया है कि जो ऑर्डिनरी अल्कोहल है ना, उसकी एक तो 1.17 के ऊपर एक पीक मिलती है, एक आपको 3.62 के ऊपर मिलती है, और 5.37 के ऊपर जो है ना आपको दूसरी पीक यहां से देखने को मिलती है। ठीक है, आपने सारी की सारी बातें देख ली। अब क्या होगा आपके केस में, आपने ये देखा कि जो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है ना मिथाइलिन पर, वो आपको क्या मानते हैं, वो ये होता है कि देखिए ये कोई अल्कोहल है, अब ये हाइड्रोजन है, यहां पर इसको मैंने A से डिनोट कर दिया, कोई दूसरा अल्कोहल है यहां इसको B से डिनोट कर दिया, ये R- जो है आपकी अल्काइल चेन अलग अलग है। जब ये प्रोटॉन एक्सचेंज रिएक्शन होगी तो HB जो है वो इसके पास आ जाएगा और HA इसके पास आ जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है कई बार इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, डिटेक्ट करने में असमर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है उसके बारे में आपको बता दो। देखिए क्या बताता है कि इवन थ्रो द हाइड्रोक्सिल प्रोटीन एंड द मिथाइलिन प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन नियर बाय एटम, यहां पर तो मिथाइलिन प्रोटीन होंगे। मिथाइलिन प्रोटीन कैसे, मैंने एग्जांपल क्या बताया, हमारा R क्या है, CH3 CH2 OH,
तो यहां पर एक तो हाइड्रोक्सिल प्रोटीन है और एक मिथाइलिन प्रोटीन है। ये यानी कि ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ये क्या बताते हैं, द हाइड्रोक्सिल प्रोटीन एंड मिथाइलिन प्रोटीन आर प्रेजेंट ऑन नियर बाय एटम, द स्पेक्ट्रा ऑफ स्टैंडर्ड इथेनॉल डू नॉट शो द स्पिन स्पिन इंटरेक्शन, कि इंटरेक्शन नहीं दिखाता है। इंटरेक्शन मतलब, इंटरेक्शन यानी कि हाँ इनकी कपलिंग, और कपलिंग होने की वजह से होती है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग। क्या होता है, इन इंप्यूरिटीज की वजह से जो ये हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन इसके साथ कपलिंग नहीं दिखाता, और अगर नहीं दिखाएगा तो क्या मिलेगा, जो मैंने आपको ये वैल्यू बताई थी ना, ये जो पीछे आपके सामने स्पेक्ट्रा मैंने बनाया है, ये जो स्पेक्ट्रा आप देख रहे हैं दोस्तों, इसकी बात मैंने करी है। देखिए यहां पर आपको एक वैल्यू दिखी, एक सेकेंड यहां देखिएगा, यहां जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं ना, आपको 3 पीक यहां, 4 पीक यहां, 3 पीक यहां। तो इस केस में क्या होता है, जैसे कि ये वैल्यू कितने पर आई मेरी, ये लगभग 5.6 के आसपास है, सॉरी ये वैल्यू कोई आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आप मान लीजिए कोई भी, लेकिन जब OH अगर इसके साथ कपलिंग नहीं दिखाएगा, अगर ये किसकी वजह से है, ट्रिपलेट की OH ने CH2 के साथ कपल करा। देखिए C के साथ हैं 2 हाइड्रोजन, यहां पर एक OH है। अब मैं क्या बताया था कल आपकी क्लास में, इस हाइड्रोजन का जो स्प्लिटिंग है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर प्रेजेंट प्रोटॉन पे। अब इनकी स्पिन जो होगी वो डिसाइड करेगी कि यहां पर क्या सिनेरियो बनेगा, लेकिन इन इंप्यूरिटीज की वजह से ये एक दूसरे के साथ कपल नहीं करते, और अगर कपल नहीं करेंगे तो फिर हमें यहाँ एक सिंगलेट मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम उनको रिमूव कर देते हैं तो यहां पर हमें क्या मिलता है, ट्रिपलेट मिलता है, यानी कि ये तो है ओरिजिनल स्पेक्ट्रा। अब यहां से अगर मैं इन 3 को हटा के एक पीक लगा दूं तो वो है इंप्यूरिटीज के कारण जो चेंज आया है वो। तो क्या होता है, वो स्पिन स्पिन इंटरेक्शन नहीं कर पाते। और जो क्विक एक्सचेंज की एक रिएक्शन मैंने आपके सामने लिखी है, तो इस रिएक्शन के बारे में क्या बताता है कि द एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन इज कैटलाइज्ड बाय स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेसिक इंप्यूरिटीज, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्या होगा, थोड़ी मात्रा में एसिड और बेसिक जो कण है वो मिलेंगे, वो क्या करते हैं, वो इस रिएक्शन को कैटालाइज यानी कि इसके जल्दी से होने में मदद कर देते हैं। और जब ये इतनी फास्ट हो जाती है कि हमारा NMR स्पेक्ट्रोमीटर है जो वो इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, वो मानता है, इसको लगता है कि हाँ ये भी वही है, ये भी वही है, ये फिर से टूट के इधर जाएगा, फिर से रिएक्शन तो चलती रहेगी बार बार, लेकिन इसको क्या लगेगा कि भाई ये तो वही हाइड्रोजन है, ना तो कोई चेंज हुआ, सेम का सेम केस रहा। लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो ये पता लगा पाएगा कि कौन सा हाइड्रोजन किसका है, यानी कि इसके बीच में ये बता देगा कि एक्सचेंज जो हुई है। जब कैटलिस्ट को निकाल देते, कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। जब उसको निकाल देंगे तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाएगी। जैसे कल वाले केस में मैंने आपको बताया था साइकिल के पहिए का एग्जांपल, हमने मैग्नेटिक इक्विवेलेंस की बात करी थी ना, मैंने साइक्लोहेक्सेन के केस में भी आपको बताया था कि एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच में नहीं पहचान पाता, लेकिन जब टेम्परेचर को कम कर देते तो जो शार्प सिग्नल 1 में मिल रहा था वो 2 में टूट गया। उससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जब CH3 मिथाइल ब्रोमाइड के 3 केस बताए थे आपको, एंटी और 2 गोच कन्फर्मेशन में मिला था, लेकिन NMR नहीं पहचान पाया था। जैसे ही उसका मोलिकुलर चेंजेस जो है उनकी स्पीड कम हुई तो NMR ने डिटेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही कैटलिस्ट को निकाल देंगे तो अब जो रिएक्शन होगी ना उसको फिर डिटेक्ट कर पाएगा, और फिर जो हमारा ओरिजिनल स्पेक्ट्रा होता है उसके बारे में जानकारी दे देता है। देखिए फिर अब क्या होगा, अब जो इसकी वैल्यूज है ना, जो देखिए 5.1 हर्ट्ज से ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। देखिए CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसकी वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग पर 3 पर, इसकी 3 पॉइंट कुछ पर 2.5 पर, इसकी 5.67 पर। अगर इसके अंदर कोई इंप्यूरिटी है, कोई दिक्कत है, तो उस वजह से तो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन अब अगर सारा का सारा खेल आसान हो गया है, सारी दिक्कतें मिट गई हैं, तो अब जो नॉर्मल पिक्स है ना, कि एक ट्रिपलेट, एक क्वार्टेट और एक ट्रिपलेट, वो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आगे वाले केस की बात करते हैं। आपके पास आती हैं कुछ लिमिटेशंस कि हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ लिमिटेशंस के बारे में जानते हैं। तो लिमिटेशंस क्या बताती हैं कि एक तो हमें क्या होता है, सॉल्वेंट यूज करना पड़ता है। एक तो सबसे पहली लिमिटेशन हमारे पास यही आती है, जो हम PMR स्पेक्ट्रा जो हम यूज करते हैं वो हम केवल लिक्विड फॉर्म में ही यूज कर सकते हैं, हम सॉलिड के केस में उसको ट्रीट नहीं कर पाते। आपको क्या बताया गया है कि हम नीट लिक्विड भी यूज कर सकते हैं, देखिए हम प्योर लिक्विड भी यूज कर सकते हैं। यहां से देखिएगा, पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमें क्या बताता है कि टू इंश्योर होमोजेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द पोर्शन ऑफ सैंपल, ताकि सारे के सारे सैंपल को क्या लगे, एक सी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ महसूस हो सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, लिक्विड को ही यूज कर पाते हैं। द लिक्विड में भी द सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, वो किसी भी सॉल्वेंट में यूज करे गए हमारे पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और साथ के साथ इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो नीट लिक्विड है उसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या आता है कि एनेंशियोमर के बीच में जो है ना,
एनेंशियोमर के बीच में जो है डिफरेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए रिसेंटली बाय यूजिंग कायरल सॉल्वेंट दिस लिमिटेशन कैन बी ओवरकम। कई बार मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम एक केस हमारे पास आया था कि अगर ए कायरल हमने यूज कर लिया था तो हमारे पास कुछ अलग सिनेरियो बना था, और अगर कायरल सॉल्वेंट मैंने यूज किया था तो अलग सिनेरियो बना था। तो अगर हम ए कायरल सब्सटेंस यूज करेंगे ना तो ये हमारे जो एनेंशियोमर है उनको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा, लेकिन सॉल्वेंट अगर कायरल यूज कर लेंगे तो फिर एनेंशियोमर को डिटेक्ट कर पाएगा। ये कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ एप्लीकेशंस थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो हमने जान ली है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि आपको एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि स्पेक्ट्रा दे दिया जाता है, आपने ये बताना होता है कि जो स्पेक्ट्रा आपको दिया गया है वो किस कंपाउंड का है। तो जितने भी जो पॉसिबल और इंपॉर्टेंट से कंपाउंड होंगे उनके सारे के सारे स्पेक्ट्रा को हम जानेंगे अगली क्लासेस के अंदर। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।